का वीडियो जो हमारा है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बजट 2026-27 पढ़ेंगे, जो हर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। आप लोग भी जानते हैं। तो आज का जो हमारा बजट का टॉपिक है वो एडुटेरिया का जो वार्षिक करेंट अफेयर्स आया है, उसी से हम लोग इसको कवर करेंगे। जो एडुटेरिया का वार्षिक अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का न्यू एडिशन आया है, उसमें हम लोग बजट 2026-27 को बहुत अच्छी तरह विस्तृत एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बना रहिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो जो हमारा बजट 2026-27 है, तो इसमें हम बहुत सारे इसके आयाम का बात करेंगे, कैसे क्या किया गया है। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का हमारा सबसे जो फर्स्ट है वो स्टार्ट होगा कि बजट पेश कब किया गया। तो बजट जो है माघ पूर्णिमा के दिन जो है, गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। तो कब प्रस्तुत किया है? तो जो है 1 फरवरी को अभी हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और उन्होंने ही यह बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 का जो विषय है या यह थीम जो है, युवा शक्ति संचालित बजट है। यानी इसका जो थीम है, इसका विषय जो चुना गया है, युवाओं पर केंद्रित चुना गया है, युवा शक्ति संचालित बजट। विकसित भारत के विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत को भी चुना गया है। यानी जो भारत को है विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने का, ठीक है, उसमें उसको उस सिद्धांत को लागू करने के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत खोजा गया है। तो सबसे पहला क्या है? दुविधा के बजाय कार्रवाई, यानी किसी भी दुविधा यानी परेशानी की वजह उसके जगह पे कार्रवाई करना है। लोक लुभावनवाद से ऊपर लोग, यानी लोक लुभावनावाद से यानी से ऊपर उस किसको रखना है? पब्लिक को रखना है। और बयानबाजी के बजाय सुधार, यानी किसी भी चीज के लिए बयानबाजी देने से अच्छा है कि उसमें सुधार किया जाए, तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बात करें कि इस बजट में विकास और प्रगति के जिन स्तंभों की पहचान की गई है, वो कौन कौन से? यानी 6 स्तंभों की पहचान की गई, जिसके आधार पे हम लोग जो है विकास और प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है सतत आर्थिक विकास, यानी सबसे पहला विकास जो है वो सतत आर्थिक विकास करना है। दूसरा जो है विकास को नींव को सुदृढ़ कर रहा है। जो हमारे विकास को जो नींव है, यानी जो बेस है, उसको जो है हम लोग को मजबूत यानी सुदृढ़ करना है। जन केंद्रित विकास, जो भी विकास करना है वो लोगों से केंद्रित होना चाहिए। विश्वास आधारित शासन, यानी जो शासन हम लोग कर रहे हैं वो विश्वास पर आधारित होना चाहिए। व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता, यानी व्यापार करने में भी आसानी होना चाहिए और जीवन जीने में भी आसानी होना चाहिए। राजकोषीय मामले, ये 6 आयाम जो है, इसी 6 आयाम पर जो है विकास और प्रगति के जो स्तंभ है उसकी पहचान की गई है बजट 2026-27 में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सतत आर्थिक विकास, दूसरा है विकास की नींव को सुदृढ़ करना, तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा है विश्वास आधारित शासन, पांचवा है व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता, छठा है राजकोषीय मामले। बात करें इस साल का बजट का, तो इस साल का जो हमारा बजट है कुल 53.5 लाख करोड़ का है। यानी ओवरऑल बात करें तो 53.5 लाख का है, और राउंड फिगर में ऐसे बात करें तो 53,47,315 करोड़ का बजट है। जिसमें जो है हमारा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान जो है वो कितना है? 53,47,315 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 35,33,150 करोड़, 35,33,150 करोड़ राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होने का अनुमान है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति जो है यानी कैपिटल रिसिप्ट जो है 18,14,165 करोड़ है। कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्ति जो है 18,14,165 करोड़ है। अब बात करें कुल खर्च होने का अनुमान है, तो 53,47,315 करोड़, यानी जो हमारा बजट है उसमें कुल खर्चा भी जो है 53,47,315 करोड़ है। अगर बात करें वही राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात करें, तो हमारा जो राजस्व खर्च है उस पे जो है 41,25,494 करोड़ खर्च किया जाएगा। किस पे? आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। वहीं पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12,21,821 करोड़ हो गया। कैपिटल यानी पूंजीगत खर्च जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,21,821 करोड़। वहीं पूंजीगत प्राप्ति कितना था हमारा? तो 18,14,165 करोड़। राजस्व खर्च कितना है? तो 41,25,494 करोड़। और राजस्व प्राप्ति कितना है? तो 35,33,150 करोड़।
आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फिशियल डेफिसिएट या घाटा ये सब था, ये कितना कितना है। तो जो राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 में जो संशोधित अनुमान किया गया है, तो वह जो है जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 2025-26 में संशोधित अनुमान जो है 4.4%, वहीं 2026-27 का बजट अनुमान जो है वह 4.3% रहने का अनुमान है। यानी बात करें फिशियल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.4%, वहीं 2026-27 में 4.3%। अगर इसके रुपया में बात करें तो 2025-26 में जो 4.4% रहने वाला है वह है 15,58,452 करोड़। 15,58,452 करोड़ 2025-26 का है। वही 2026-27 का जो है 16,95,768 करोड़। हमारा जीडीपी का जो है 16,95,768 करोड़ जो है वह जो है राजकोषीय यानी फिशियल डिफिशियंट है, जो जीडीपी का 4.3% रहने वाला है। वही हम लोग बात करें राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट का। रेवेन्यू डिफिसिट जो है इस वर्ष 2026-27 में है वह जो है 5,52,344 करोड़। 5,52,344 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 1.5% होगा। यानी 2026-27 का जो राजस्व घाटा अनुमान है वह 1.5% रहने का अनुमान है। वहीं 2025-26 में जो है भी जीडीपी का यह 1.5% ही था। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफेक्ट का, तो वह जो है हमारा बजट 2026-27 में 0.3% रहने वाला है। 99,642 करोड़। 99,642 करोड़ जो जीडीपी का कितना है 0.3%। वही अनुमानित यानी 2025-26 का संशोधित बात करें तो वह जो था प्रभावी राजस्व घाटा जो था वो था 2,18,613 करोड़। 2,18,613 करोड़ जो जीडीपी का कितना था 0.6%। अब प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट का बात करें हम लोग तो वह कितना है 2,91,796 करोड़। 2026-27 का जो बजट अनुमान है उसमें प्राइमरी घाटा जो है 2,91,796 करोड़ है, जो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है 0.7%। वहीं 2025-26 का संशोधित अनुमान बताया जाए तो वह 2,84,154 करोड़ था। कितना था 2,84,154 करोड़, जो हमारा जीडीपी का कितना था 0.8%। यानी हम बात करें बजट 2026-27 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना है 4.3%, राजस्व घाटा कितना है 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है तो 0.3%, वहीं प्राथमिक घाटा कितना है तो 0.7%। ये हमारा बजट 2026-27 का अनुमानित घाटा है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का पास रुपया कहाँ से आता है और कहाँ कितना परसेंट जाता है। जो है बजट बजट जो हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 में है उसमें रुपया, सबसे पहले बात करेंगे रुपया कहाँ से आता है। तो जो भी बजट है हमारा उस बजट का जो है जीडीपी का जो है रुपया जो है उधार और अनदेयता, उधार से जो है ना 24% आता है। यानी अगर कोई 1 रुपया है तो उसमें 24 पैसा जो है सिर्फ उधार से आता है। आयकर इनकम टैक्स से 21% आता है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर से 18% आता है। तो सबसे ज्यादा किससे आता है तो उधार और अनदेयता से 24%। उसके बाद किससे आता है तो इनकम से 21%, उसके बाद निगम कर से 18%। वही जीएसटी से जो कितना आता है 15%। जीएसटी से जो है हमारा कितना आता है 15%। उसके बाद देखिए रुपया कहाँ जाता है, यानी अब खर्च, सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है तो करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, यानी कर और शुल्क में जो राज्य का हिस्सा होता है उसमें हम लोग 22% राज्य को दे देते हैं। जो भी हमारा पैसा आता है उसमें 22% राज्य को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी कर्ज है उसके ब्याज अदायगी में 20%, हम लोग 20% जो है ब्याज अदायगी में दे देते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% खर्च होता है। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवेश शामिल नहीं, यानी रक्षा को छोड़ दिया जाए और आर्थिक सहायता को छोड़ दिया तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में लगभग 17% पैसा खर्चा होता है। वहीं रक्षा के क्षेत्र में 11%, यानी फोर्थ रैंक पर हमारा बजट का जो है हमारा पैसा, चौथा स्थान रक्षा है। एजुकेशन पे 11% खर्च किया गया है बजट 2026-27 में। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा पूरा बजट है उस बजट को जो है 2 खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड बजट का खंड 1 जो है उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद उसका जो खंड बी है उसको भी देखेंगे। तो बजट भाषण का जो खंड ए है उसमें बोला गया कि सरकार का जो संकल्प है
हमारे गरीब, वंचित और पिछड़ों वर्गों को ध्यान केंद्रित करना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए तीन व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं। जो सरकार का संकल्प है, बजट के खंड ए में जो भाषण दिया गया उसमें बताया गया कि सरकार का जो संकल्प है कि हमारे जो गरीब, वंचित और पिछड़ों हैं उनके वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए तीन व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहला कर्तव्य जो है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य जो है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, और तीसरा कर्तव्य जो है सबका साथ सबका विकास का विजन है। यानी तीन कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग पहले कर्तव्य को देखते हैं। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा छह क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव। तो पहला जो क्षेत्र है सात रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यानी कौन कौन से सात क्षेत्र है जिसमें जो है विनिर्माण ये सबको बढ़ावा देना की बात की गई है। तो पहला है बायो फार्मा शक्ति, ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति को बनाने की घोषणा की गई है। और साथ भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य अगले 5 वर्षों तक के लिए 1,000 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव। यानी जो है हमारा बायो फार्मा क्षेत्र में कितना 1,000 करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है? तो 1,000 करोड़। बायो फार्मा केंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी एन NIPIR स्थापित किए जाएंगे। यानी जो है बताया गया है कि जो बजट 2026-27 में है इसमें 3 नए NIPIR यानी नेशनल राष्ट्रीय औद्योगिक औषधि शिक्षा और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाने की बात की गई है, और देश में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिक ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यानी इंडिया क्लिनिक्स ट्रायल के 1,000 नेटवर्क तैयार किए जाएंगे। उपकरणों और सामग्री बनाने के लिए फुल स्टैक इंडिया IP डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। बजट 2026 में इसका बात किया गया है। अप्रैल 2025 में आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जों को विनिर्माण की योजना को गति लाने के लिए 40,000 करोड़ के रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देना प्रस्ताव किया गया है। यानी बोला जा सकता है कि रेयर अर्थ मेटल यानी दुर्लभ धातु की खोज के लिए कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट जो है उसको विशेष सहायता देने की बात की गई है। तो उसको याद रखिएगा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे है हमारा घरेलू रसायन उत्पादों को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई गई है। कितने केमिकल पार्क? 3 केमिकल पार्क की स्थापना किस पे? उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल पर आधारित 3 केमिकल पार्क स्थापित करने की बात की गई है। पूंजी समान क्षमता को मजबूत करना, क्षमता को मजबूत करना। तो पहला है डिजिटल सेवा ब्यूरो, डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर CPSE द्वारा हाईटेक टूल स्थापित किए जाएंगे। ये स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के कल पुर्जे का बड़ा पैमाने पर और कम लागत से डिजाइन परीक्षण विनिर्माण करेगा। दूसरा है विनिर्माण सुदृढ़ीकरण, उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CIEE के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। कंटेनर का विनिर्माण 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना को लाने का प्रस्ताव है। जब पूंजी समान क्षमता को मजबूत करने के लिए पहला डिजिटल सेवा ब्यूरो पर काम किया जाएगा, दूसरा जो है विनिर्माण को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, और तीसरा जो है कंटेनर को निर्मित विनिर्माण किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। नेक्स्ट है हमारा वस्त्र के क्षेत्र में एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा। वस्त्र के क्षेत्र में तो सबसे पहला राष्ट्रीय फाइबर योजना और दूसरा तकनीकी क्लस्टर सहायता योजना।
पहला फाइबर राष्ट्रीय फाइबर योजना में रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भर के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई गई। तो राष्ट्रीय फाइबर योजना जो है कब लाया गया है? तो बजट 2026-27 में। तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र और विस्तार रोजगार योजना शुरू की जाएगी। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी लाया गया, यानी चैलेंज मोड में जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की जाएगी। यानी यहाँ से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसको पहले तो 2026-27 के बजट में लाया गया है, जिसमें खादी जो है, हथकरघा है, खादी हथकरघा को मजबूती देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण विकास, इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल एवं ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। वैश्विक पहुंच की बात करें तो इसमें वैश्विक बाजारों में संपर्क, ब्रांडिंग में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन में समर्थन मिलेगा। दूसरा जो था विकसित भारत, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों में कायाकल्प करना, यानी जो विरासत के औद्योगिक क्षेत्र है उसको कायाकल्प करना या उसका पुनरुद्धार करना। और संरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए 200 लीगेसी औद्योगिकी समूहों को पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव है। तीसरा जो है चैंपियन एमएसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन देना। एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने की सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 1,000 करोड़ के आवंटन के साथ एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने के लिए एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया जाएगा। इसका बात किया गया है बजट 2026-27 में। आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन, वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट मित्र कैडर का विकास, विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए आईसीएआई द्वारा आईसीएमएआई जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चौथा जो है अवसंरचना घोषणाएं हैं। चौथा जो है अवसंरचना से संबंधित घोषणाएं हैं, जिसमें क्या बोला गया? सार्वजनिक पूंजीगत व्यय किया जाएगा, यानी वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय जो बढ़कर 12.12 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, यह पिछले वर्ष के बजट से के अनुमान 11.2 लाख करोड़ से लगभग 9% अधिक है। यानी बोला जा सकता है कि आपका जो है पूंजीगत व्यय जो है वो कितना परसेंट अधिक है? यानी पिछले बजट से जो है 9% अधिक है। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड की स्थापना करने की प्रस्ताव है। समर्पित आर ई आई टी स्थापित करने के जरिए सीपीएसआई को महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है। डेडिकेटेड फ्रंट क्रो डीएफसी पूर्वी भारत के दानकुनी से पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत के दानकुनी यानी पश्चिम बंगाल के दानकुनी से पश्चिम भारत में सूरत के गुजरात को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारा स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह लगभग 2100 किलोमीटर लंबा होगा। यानी यहाँ से याद रखिएगा कि 2100 किलोमीटर लंबा जो है 2100 किलोमीटर लंबा जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक। राष्ट्रीय जल मार्ग, अगले 5 वर्षों में 20 नए जल मार्ग शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वाटर 5 से होगी, जो तालचेर और अनुगुल के खनिजों क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। तो एनडब्ल्यू यानी नेशनल वाटर 5, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है स्टैटिक्स जीके का पार्ट बना के। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में परीक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जल मार्गों और तटीय पोर्ट परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 12% के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना की आरंभ की जाएगी।
नेक्स्ट है सी प्लेन योजना। सी प्लेन योजना दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन वीजीएफ यानी विलायबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। साथ ही सी प्लेन के स्वदेश निर्मित प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण संस्थान। जल मार्गों के लिए आवश्यक जनशक्ति यानी मैन पावर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों से यानी रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। पांचवा जो है हमारा दीर्घावधि ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना यानी कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण। कार्बन टैक्स उपयोग उपयोग और भंडारण कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण सीसीयू प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अगले 5 वर्षों की अवधि है तो 20,000 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई है। जो छठा था जिस तरह से हम बात किए थे पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें छठा हमारा जो है छठा जो है शहर आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि है तो 5,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहित देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिसमें पहला जो है पुणे मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कौन कौन से? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच ये 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। वित्तीय स्थिरता समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी का पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। विदेशी निवेश नियमों में सुधार भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए आर्थिक समकालीन और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल रूपरेखा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव है। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। यह था हमारा पहला कर्तव्य का 7 प्रमुख आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने का 6 क्षेत्रों का पहलों का प्रस्ताव। अब जो हमारा 3 कर्तव्य थे जिसमें पहला कर्तव्य खत्म हो गया। अब दूसरा कर्तव्य हमारा जो है लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने और क्षमता निर्माण। तो इसमें जो है विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक उपायों को सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर एक उच्चाधिकारी प्राप्ति समिति गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाने में उसे एक अग्रणीय राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोगों को तैयार करना है, जिसमें समृद्ध स्वास्थ्य सेवाओं पेशेवर एचएचडीसी प्रशिक्षण हेतु वर्तमान संस्थाओं को आधुनिकीकरण किया जाएगा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों के भीतर कार्यबल में 1 लाख नए संबंध स्वास्थ्य सेवा एएचपी को जोड़ा जाएगा। वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल और उनसे जुड़ी सेवाओं को सहमति कराते हुए सशक्त देखभाल परिवेश तैयार किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आयुष 3 नए अखिल आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे, यानी 3 को जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा। पहला प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन करने के लिए अधिक कुशल कर्मियों उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव है। यानी पूछा जा सकता है कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात के जामनगर में। पशुपालन सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। जो सरकार है 20,000 से अधिक पशु चिकित्सक
निजी क्षेत्रों में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु सल महाविद्यालय, पशु अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशाला और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण समृद्ध पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। ऑरेंज इकोनॉमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी आईआईसीटी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में एवी एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की सहायता प्रदान प्रस्ताव किया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योगों के बीच सीधा संबंध बन सके, यानी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी की बात किया गया है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। महिला छात्रावास, बाइबिली गैप फंडिंग पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिलों में एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। पर्यटन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग परिषद एनसीएचएमटी का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। गाइडों को प्रशिक्षण, एक पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में 1000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह आईआईएम के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों को डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन, लोथल, धौलावीरी, राखीगढ़, आदिचुल्ला, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस में 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक संस्कृति पर्यटनों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। खेल के क्षेत्र में अगले दशक में खेल कूद में क्षेत्र के व्यापक बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण की शुरुआत की प्रस्ताव की गई है। तीसरा कर्तव्य की बात करें तो हमारा तीसरा कर्तव्य जो है वह है यह सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप और उसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो है किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी तीसरा कर्तव्य में जो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होगा किसानों की आय की वृद्धि करना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशय और अमृत सरोवरों को एकीकृत विकास, पशुपालन तथा उच्च मूल्य वाले कृषि को प्रोत्साहित दिया जाएगा। उच्च मूल्य वाली कृषि की बात करें तो सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती में समर्थन देगी, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की सहायता के प्रदान की जाएगी। फसल का नाम याद रखिएगा, पूछ देता है। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों की खेती को प्रोत्साहित दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव भी है। भारत विस्तार यानी विस्तार वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है जो बहुभाषीय एआई टूल है। एक बहुभाषीय एआई टूल है भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है? एआई टूल है। इसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज के साथ एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, सेकंड जो है दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। दिव्यांगजनों के लिए जो है दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की गई है जो आईटी, एवीजीसी, हॉस्पिटैलिटी, खाद्य एवं पेय क्षेत्रों में कार्य उन्मुख और प्रक्रिया संचालित भूमिकाओं के अवसर प्रदान करेगा। हमारा जो है तीसरा कर्तव्य के अंदर यह दूसरा लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य जो है मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। रांची और तेजपुर
में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थाओं के रूप में उन्नत किया जाएगा। यानी स्वास्थ्य संस्थाओं को जो है, मानसिक स्वास्थ्य संस्था जो है उसको क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्था के रूप में रांची और तेजपुर में। इसका चौथा जो है हमारा, चौथा जो पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ध्यान। दुर्गापुर के बेहतर स्पर्श नोड को एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों, 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण और 4000 ई बसों के संचालन का प्रस्ताव किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना का प्रस्ताव है। 16वां वित्त आयोग। सरकार 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। अब बजट का हमारा जो भाषण खंड दो था, बजट भाषण का खंड बी था, एक को खत्म हो गया। खंड बी जो है उसको हम लोग देखेंगे, तो खंड बी में जो पहला हमारा है वो है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से संबंधित नया कर अधिनियम। नया कर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। यानी नया कर अधिनियम लाया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित हो जाएगा। इसमें क्या क्या किया गया है, तो सरलीकृत आय कर नियमित और प्रपत्रों को शीघ्र अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस प्रकार डिजाइन किया गया है ताकि उसका नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। किसी साधारण व्यक्ति की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के द्वारा अधिनियमित ब्याज की आय पर आयकर छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोतों पर कर नहीं काटा जाएगा। तीसरा है टीसीएस को तर्कसंगत बनाना। विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर में बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरलीकृत टीडीएस योजना। मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों को श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा। छोटे करदाताओं के लिए नई व्यवस्था। इससे नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाणन करना संभव हो सकेगा। प्रपत्र 15G और GH की सुविधा। 15G और H की सुविधा। करदाताओं की सुविधाओं के लिए डिविडेंड और निवेश से संबंधित प्रपत्र 15G और 15H स्वीकार करने के लिए डिपोजिटाइज्ड सिंगल विंडो के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा। संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा के मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च का प्रस्ताव है। कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव है। टीडीएस कटौती। किसी अनिवासी द्वारा अंचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। इसके लिए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जा सकती है, जिससे टैन की अनिवार्यता खत्म होगी। विदेशी संपत्ति घोषणा। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट की योजना है। तार्किक सुधार। जुर्माने और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाएगा। एकीकृत प्रक्रिया। आईटी आकलन और जुर्मानों की कार्यवाही की समन्वय रूप में एकत्रित करने का प्रस्ताव है। रिटर्न अपडेट। करदाताओं को अपनी पुनः आकलन की कार्रवाई के बाद रिटर्न अपडेट की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त छूट। आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय कर के भुगतान के साथ जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से छूट दी जा सकती है। मुकदमेबाजी की रूपरेखा। आयकर अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी के निपटारे की रूपरेखा जो है अधिक सरल और तार्किक बनाया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्रारंभिक सहकारी संस्थाओं के पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति करने वाले तक किया गया है। किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों को दिए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश पर आय पर 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव भी है। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र का सहयोग। आईटी क्षेत्र का विकास के इंजन के रूप में क्या क्या सहयोग है, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, आईटीसी जन प्रक्रियाओं, आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाओं 15.5% के लिए एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएगी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है।
एपीए में शामिल होने वाली कंपनियों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उनके संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। किसी ऐसी विदेशी कंपनी को वर्ष 2043 तक के रियासत दी जाएगी जो भारत स्थित डेटा केंद्रों में उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। यदि डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो उसे लागत पर 15% सेफ हार्बर मार्जिन प्रदान किया जाएगा। कर प्रशासन। भारतीय लेखांकन के मानक आय परिकलन और स्पष्टीकरण मानकों की अपेक्षा शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। वित्त वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। अन्य प्रस्ताव। बायो बैंक के कराधान में परिवर्तन इसलिए लाया गया है ताकि प्रवर्तकों द्वारा बायो बैंक मार्क में अनुचित उपयोग को रोका जा सके और बायो बैंक को कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 22%, गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 30% के प्रभावी दर से कैपिटल के गैस के रूप में उपयोग किया जा सके। एल्कोहल उक्त शराब, स्क्रैप, खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस की दरों में तर्कसंगत बताते हुए 2% किया जाएगा। साथ ही तेंदू के पत्तों पर टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। वायदा सौदों पर एसटीटी की दर 0.2% से बढ़ाकर 0.5 कर दी जाएगी। वहीं विकल्प कारोबारों के प्रीमियम और एक्साइज दोनों पर एसटीटी की मौजूदा दर को 0.1 और 0.125 से बढ़ाकर 0.15 किया जाएगा। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई नया मैट क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को करके 14% किया जा रहा है। बजट भाषण खंड बी का दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कर। शुल्क सरलीकरण। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पाद। निर्यात हेतु सी फूड उत्पादों में प्रसंस्करण के उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट घटकों के लिए शुल्क मुक्त निर्यात की सीमा एओबीजी वैल्यू के मौजूदा 1% बढ़ाकर 3% किया जाएगा। चमड़ा अथवा सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए उपलब्ध शुल्क मुक्त आयात की सुविधा उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट सहायक उत्पादों के लिए भी अनुमति होगी। ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा। बैटरी विनिर्माण के लिए लिथियम आयन सेलों के उत्पादन हेतु उपयोग में आने वाली पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर मूलभूत सीमा से छूट दी जाएगी। सोलर ग्लास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट मिलेगी। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क की छूट में 2035 तक बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर लगने वाला मूलभूत सीमा शुल्क छूट प्रदान की जाएगी। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय उससे मिश्रित बायोगैस के मूल शुल्क नहीं लिया जाएगा। असैनिकी और रक्षा विमानन। असैनिकी प्रशिक्षण अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कल पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रख रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यक में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमा छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमा में छूट दी जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से लेकर घरेलू ट्रैफिक क्षेत्रों के पात्र विनिर्माण संयंत्रों द्वारा बिक्री की सुविधा हेतु एक विशेष एकारी उपकार प्रस्ताव किया जाएगा। ऐसे विक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमित होगी जिसके लिए रियासती दरों को प्रस्ताव किया जाएगा। जीवन की सुगमता। व्यक्ति उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं मूल्य पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी जो सीमा शुल्क है वो 10% लिया है। कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं जिसका नाम है ट्रांसुजैम्बो, ड्यूट्रेशन और ऑस्मेट्रिव एंड ध्रुवालुम्बन को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। दुर्लभ बीमारियों की सूची में 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों को जोड़ा गया है ताकि उनमें के लिए दवाओं के व्यक्तिगत आयात पर कोई सीमा शुल्क न लगे। सीमा शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया। सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरलीकरण द्वारा वस्तुओं की आवाजाही को सुगम और त्वरित बनाया जाएगा और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाएगा।
विश्वास आधारित प्रणालियां। एयू के टीयर 2 और टीयर 3 के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं के लिए शुल्क भुगतान के स्थगन की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। पात्र निर्माताओं और आयातकों के लिए भी समान शुल्क स्थगन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। सीमा शुल्क के अग्रिम नियमों की वैधता अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। कार्गो को शीघ्र निकासी हेतु अधिमान्य उपचार के लिए सरकारी एजेंसियों को द्वारा एईओ प्रमाण को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के आयात के लिए किसी विशेष अनुपालक आवश्यकता नहीं है, उनके लिए विश्वास आयातकों के प्री अराइवल बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर माल पहुंचते ही निकासी औपचारिकता स्वतः पूरी हो जाएगी। सीमा शुल्क भंडारण को अब स्व घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के एक साथ भंडार संचालक केंद्रीय प्रणाली में बदला जाएगा। व्यापार सुगमता। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के में कार्गो संशोधित को मंजूरी प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकीकृत डिजिटल विंडो के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। खाद्य, औषधियों, पौधों, पशुओं के अन्य वन्यजीव उत्पादों की समाशोधन प्रक्रिया, जो प्रतिबंधित कार्गो का 70% हिस्सा है, को अप्रैल 2026 तक पूरी तरह संचालित कर दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत पूरा करते ही तत्काल समायोजित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्कों को प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली अगले 2 वर्षों में शुरू किया जाएगा। सभी प्रमुख फतनों के लिए कंटेनरों की जांच से गैर स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग एआई प्रौद्योगिकी के तरीके को किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात के अवसर। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजी अथवा गहरे समुद्र में भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछलियों को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी बंदरगाहों पर ऐसी मछलियां उतारने के लिए निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भारत छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअपों के आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्धारित हेतु खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल सीमा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुगम निकासी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान जो है सामान की निकासी से जुड़े प्रावधानों को संशोधित कर प्रस्ताव किया गया है कि संशोधित नियमों में वर्तमान समय सीमा में अनुरूप शुल्क भुगतान के भत्ते में वृद्धि होगी। विवादों का समाधान। सभी बकाये करों का भुगतान करके विवादों का समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाताओं को अतिरिक्त राशि का भुगतान अपने माल बंद कर सकेंगे। बजट 2026-27 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च यानी टॉप 4 यानी बीबीजीराम, जिसका नाम मनरेगा है, मनरेगा पर जो है 95,692 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जल जीवन मिशन पे 67,670 करोड़ 67,670 करोड़ रुपया। पीएम किसान पे जो है 63,500 करोड़। वहीं पीएम आवास योजना पर जो है 54,917 करोड़ खर्च किया गया है। बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय व्यय जो है परिवहन पर जो है 5,98,920 करोड़ खर्च किया गया है। रक्षा पे जो है 5,94,585 करोड़ खर्च किया गया है। ग्रामीण विकास पे जो है 2,73,108 करोड़। गृह मामले पर जो है 2,55,234 करोड़। कृषि और संबंध गतिविधियों पर 1,62,671 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। बात करें बजट 2026-27 के तहत विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय, तो रक्षा मंत्रालय को जो है 7,84,678 करोड़ आवंटित किया गया है। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री को 3,09,575 करोड़। वहीं रेलवे मंत्रालय को जो है 2,81,377 करोड़ का व्यय किया गया है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नई योजनाएं। कौन कौन सी योजना घोषित किया गया है, तो जलसाय विकास योजना। जलसाय विकास योजना जो है जिसकी घोषणा की गई है। भारत में जलसाय विकास योजना मुख्य रूप से मत्स्य पालन, जल संरक्षण, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य पालन और जलीय कृषि और संरक्षण विकास कोष जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से जलाशयों के केज, कल्चर, बीज भंडार और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे मछली उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होगा। बायोफार्मा शक्ति योजना। बायोफार्मा जो है शक्ति योजना की घोषणा की गई है, जिसमें बोला गया है कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को बायोलॉजिकल और बायो मिनरल्स दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों को सुलभ और सस्ता बनाना है।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण हब बनाना है और आत्मनिर्भर हासिल करना है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मिशन स्वदेशी निर्माण, उन्नत चिप डिजाइन और अनुसंधान पर केंद्रित है। दूसरे चरण में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग के साथ साथ सेमीकंडक्टर सामग्री उपकरणों के उत्पादन को गति दिया जाएगा। तीसरा जो है कंटेंट क्रिएटर लैब योजना लाया गया है। केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्कूल कॉलेजों के स्तर पर डिजिटल कंटेंट निर्माण करने के लिए तैयार करना है। यह योजना जो है डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। देश भर में 15,000 माध्यमिक स्कूलों को और 500 कॉलेजों में यह विशेष लैब स्थापित किया जाएगा। ये लैब विशेष रूप से एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह था हमारा जो एडुटेरिया 2026 का करंट अफेयर्स आया है, उसमें 2026-27 के बजट का टॉपिक। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब ही हमको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप एक सब्सक्राइब हमको दे के जाइएगा, आप एक सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस चैनल से जुड़िएगा, तो आपको भविष्य में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।